नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका फिर से तोदी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर अपन बात करें अपने टॉपिक की तो सॉलिड स्टेट में अपना जो टॉपिक है वो है यूनिट सेल एंड इट्स टाइप्स। सीधे अपन बात करते हैं मुद्दे की। अंतिम जो अपना जो स्टेटमेंट था वो किसके बारे में था आप लोगों का? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सबसे पहले अपने पास में क्या था? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें अपन लोगों ने 6 से 7 बात अपन लोग करेंगे। क्लियर है? जिसमें सबसे पहली बात अपन लोग करते हैं डेफिनेशन की। क्लियर है? तो ये मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से बता चुका। मतलब ऐसे यूनिट सेल जिसमें घटक कण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, तो वो चीज़ क्या होती है आप लोगों का? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। उसके बाद में नंबर 2 अगर अपन बात करें तो उसकी रिप्रेजेंटेशन की बात अपन लोग करते हैं, और उसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो ये था अपना। इसके बाद में अपने एक जो रिलेशन आया था, कल ही अपन लोगों ने किया था, ए बराबर क्या आ गया था आप लोगों का? 2r, यानी कि ए और आर में संबंध क्या होता है, ये बात भी अपने समझ में आ गई थी। एक चीज जो यहाँ पे है वो होती है समन्वय संख्या। क्या है? एक चीज है आप लोगों का कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो समन्वय संख्या को समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? निकटतम पड़ोसियों की संख्या, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर। कोई ऐसी स्पीसीज जिसके निकटतम पड़ोसी कितने हैं? निकटतम का मतलब क्या होगा? जैसे मैं आप लोगों से कहूं कि मान लीजिए यहां जैसे मैं खड़ा हूं और मेरे से एक फीट की डिस्टेंस पे एक स्टूडेंट यहाँ पे, एक स्टूडेंट यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ से। कहने का मतलब ये है कि 4 स्टूडेंट मेरे से इक्वली 1 फीट की डिस्टेंस पे हैं। उसके बाद में 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे से 2 फीट की डिस्टेंस पर समान रूप से क्या हैं? खड़े हुए हैं। तो मेरे फर्स्ट नियरेस्ट नेबर कौन से होंगे? वो 4 स्टूडेंट जो मेरे से 1 फीट की दूरी पे हैं। फिर कोई पूछे कि आपके सेकंड नियरेस्ट नेबर कितने हैं? तो 6 स्टूडेंट मेरे सेकंड नियरेस्ट नेबर हैं, क्योंकि वो 6 के 6 स्टूडेंट बिल्कुल आप लोगों का जो है समान डिस्टेंस के साथ में 2-2 फीट की या 1 फीट से ज्यादा दूरी के साथ में वो क्या है? मेरे साथ में मेरे पड़ोसी बने हुए हैं। आई बात समझ में? तो एक जो स्पीसीज जो सेंटर में है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? तो नियरेस्ट नेबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ये ए है, ये बी, ये बी और ये बी, ये तीनों आप लोगों का, जैसे मैं ये कह दूं कि इसका डिस्टेंस जो है वो मान लीजिए आप लोगों का जो है यहाँ पे अपन ने मान लिया इसका 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो इसका जो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर है वो कितने हो गए? 3। लेकिन इसी के साथ में मान लीजिए यहाँ पे कोई सी है, यहाँ पे कोई डी है और यहाँ पे कोई डी है, तो ये क्या हो जाएंगे? इसके सेकंड नियरेस्ट नेबर। मान लीजिए 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। बात आप लोग समझ गए होंगे। पड़ोसियों की संख्या, निकटतम जो सबसे ज्यादा नजदीक हो वो फर्स्ट, उसके बाद में सेकंड, उसके बाद में थर्ड। आप लोगों को जो फोकस करना है वो केवल फर्स्ट नियरेस्ट नेबर पे करना है। तो देखिएगा, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर क्या आएगा? इसके लिए समन्वय संख्या क्या आएगा? तो सबसे पहले तो समन्वय संख्या जो है उसका डेफिनेशन अपने को लिखना पड़ेगा। ठीक है? तो देखिए ये चीज मैं आप लोगों को कॉपी में मेंशन करवा चुका, डेफिनेशन, उसका रिप्रेजेंटेशन करवा चुका, और a बराबर 2r है, ये भी मैं आप लोगों को बता चुका। तो अब अपन चौथी बात को डिस्कस करेंगे। लिखिए आप लोग अपनी कॉपी में पेन उठाइए और हेडिंग डाल लीजिए समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए आप लोग, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? लिखिए द नियरेस्ट नेबर ऑफ ए स्पीसीज इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब किसी स्पीसीज क्यों लिखवा रहा हूं कि वो अणु भी हो सकता है, वो परमाणु भी हो सकता है, वो आयन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस चीज को एक अपन लोगों ने एक शब्द दे दिया, सब का मिला करके क्या है? स्पीसीज। तो लिखिए आप लोग किसी स्पीसीज के निकटतम पड़ोसियों की संख्या, निकटतम पड़ोसियों की संख्या निकटतम पड़ोसियों की संख्या उस स्पीसीज की समन्वय संख्या कहलाती है। उस स्पीसीज की समन्वय संख्या कहलाती है। द नियरेस्ट नेबर ऑफ ए एटम, मॉलिक्यूल, आयंस और सबको अपन लोगों ने नॉर्मलाइज्ड करके एक नाम दे दिया स्पीसीज। तो हुआ क्या?
नियरेस्ट नेबर ऑफ ए स्पीसीज इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो एक बार आप लोग बोर्ड पे देखिए, परिभाषा आप लोगों ने इसकी लिख ली होगी, बेसिक सी चीजें हैं, देखिएगा। अगर मैं यहां की बात करूं, किसी भी कोने की बात कर लीजिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में घटक कण कहां मिलेंगे आपको, कोने पे मिलेंगे। यही तो परिभाषा थी। तो देखिए घटक कण यहां 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 इस तरीके से 8 कोनों पे क्या अवस्थित हैं आप लोगों के घटक कण। अब आप लोग ये जानते हो कि अपन जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, यानी कि एक क्या है आप लोगों का क्यूब है, और क्यूब की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होती है, समान। मतलब इस एटम से मैं अगर यहां जाऊंगा और यहां जाऊंगा और यहां जाऊंगा, तो बताइए तीनों डिस्टेंस इक्वल होंगी कि नहीं होंगी, बिल्कुल इक्वल होंगी। मान लीजिए मैं यहां से यहां चला गया, यहां चला गया और यहां चला गया, उस समय भी क्या आएंगे इसकी बिल्कुल 3 चीजें, ठीक है। ये जो तीनों चीजें हैं वो क्या आएंगे, एक दूसरे के इक्वल आएंगे। अपने को पता है कि ये ए, तो ये भी ए है और ये भी ए है, यानी तीनों क्या हैं, तीनों की लेंथ क्या है, ए ए ए। और एक बात और देखिए, आप लोग हमेशा इस चीज को मानिएगा कि जो यूनिट सेल अपन पढ़ रहे हैं ना, उसके हर तरफ क्या होगी, यूनिट सेल। क्योंकि एक यूनिट सेल से कभी क्रिस्टल का निर्माण नहीं होता। अगर आप लोग ईंटें मंगवाते हो तो उसमें एक ईंट को नहीं मंगाया जाता, वो तो सिंपल होता है, ठीक है। अगर अपने को चट्टा लगाना है तो उसमें हजारों ईंटें होती हैं, और आपको अगर क्रिस्टल के हिसाब से स्टडी करनी हो तो अपन अंदर वाली ईंट है उसके सापेक्ष अपन सारी बातें करेंगे। तो यही बात अपन यूनिट सेल के बारे में बात करेंगे। तो ये जो आपका यूनिट सेल है, इसके ऊपर भी ऐसा यूनिट सेल होगा, इसके इधर भी ऐसा यूनिट सेल होगा, नीचे भी ऐसा यूनिट सेल होगा, इस साइड में और यहाँ की फ्रंट के में ऐसा ही होगा, और बैक साइड में भी आप लोगों का ऐसा यूनिट सेल होगा। तो इसके निकटतम पड़ोसी 3 तो आपको दिखाई दे रहे हैं कि अगर मैं इसकी बात करूं तो पहला पड़ोसी, दूसरा पड़ोसी और तीसरा पड़ोसी। अब देखिए, अगर आप लोग थोड़ा सा इमेजिनेशन करो, अपने दिमाग में इस बात को रखो, तो आप लोग ऊपर जाओगे तो ऊपर भी यूनिट सेल मिलेगा और उसमें भी क्या मिलेगा, घटक कण। इधर जाओगे तो भी क्या मिलेगा आपको, घटक कण, और सामने आओगे तो भी क्या मिलेगा आपको, घटक कण। यानी कि 6 जगह से आप लोगों को ऐसे स्पीसीज मिलेंगे जहां से सेंटर का मतलब जिसके सापेक्ष अपन बात कर रहे हैं उससे 6 पड़ोसी ऐसे मिल जाएंगे जिनकी डिस्टेंस क्या होगी, बिल्कुल समान होगी। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात की जाए तो यहां पर आप लोगों का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आप लोगों का, 6। कितना आएगा, समन्वय संख्या कितनी आएगी, 6। तो आप लोग लिख लीजिए समन्वय संख्या। अपना जो चौथा जो पॉइंट है वो क्या है, समन्वय संख्या। तो इसके लिए कितनी आएगी, 6। कितनी आएगी, 6। थोड़ा सा आप लोग लॉजिक खुद लगाइएगा। देखिए थोड़ा सा इसको और मैं अगर आपको समझाऊं करूं तो देखिए, अगर इस चीज की अपन लोग बात करें, ठीक है, तो देखिए यहां अगर आपको घटक कण है, देखिए इस वाले की बात करूं तो यहां से यहां जाओ या यहां से यहां जाओ, यहां से यहां जाओ, ये तो एक यूनिट सेल में 3 मिल रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप लोग अगले वाले की बात करोगे तो यूनिट सेल कभी एक अकेला नहीं होगा क्रिस्टल में, ये इस तरीके से लगेगा यहां, ये देखिए इस तरीके से। तो पहला अपने को यहां लग रहा है, दूसरा, तीसरा, फिर अगर ये होगा तो अपने को यहां पे क्या मिल जाएगा, चौथा। ऊपर अगर लगाएंगे तो एक आप लोगों को इस साइड भी मिल जाएगा 5 और एक ऊपर की साइड में मिलेगा 6। थोड़ा सा आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा इन चीजों को, बिल्कुल आप लोगों की चीजें क्या हो जाएगी, क्लियर। तो समन्वय संख्या क्या हो गई आपकी, क्लियर। आगे की चीज देखिए, अपन बात करें जो एग्जाम में आप लोगों की पूछी जाती है वो है आप लोगों का पैकिंग फ्रैक्शन। क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन, जिसको क्या बोला जाता है, संकुलन दक्षता। क्या है, अगली जो बात है वो क्या है आप लोगों का, संकुलन दक्षता, यानी कि आप लोगों का पैकिंग फ्रैक्शन। देखिए पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आप लोगों से ये कहूं, जैसे आपकी जो कांच की गोलियां वगैरह जो आती हैं या कोई भी गोल चीजें, जैसे आपसे ये कह दूं मैं कि एक कार्टून लीजिए आप लोग, और उस कार्टून में आप लोग जो बॉल जो होती है, खेलने की जो बॉल होती है या कोई भी गोलाकार स्ट्रक्चर, अगर आप लोगों को उसमें मैं ये कह दूं कि उस बॉक्स में आप लोगों को उसको पूरी तरीके से भरना है, तो आप लोग क्या करोगे, बॉल को उठाओगे, बॉक्स में डालोगे, बॉलों को लिया, बॉक्स में डाल दिया।
पूरे बॉक्स में डालने के बाद में भी आप लोग ये देखोगे कि जब सर इनको गोल गोल बॉक्स में डाला जाता है तो वहां बीच में कुछ क्या रह जाता है, स्पेस रह जाता है। क्या रह जाता है? स्पेस रह जाता है। तो दक्षता का मतलब क्या है? दक्षता का मतलब ये है कि जो पूरा आपका स्पेस है उसमें जो आप लोगों ने जो बॉल्स ऑक्यूपाई की है वो कितनी ऑक्यूपाई की है, मतलब कितना स्थान खाली रह गया। तो जो ज्यादा से ज्यादा स्थान भरा हुआ है ना वो उस पूरे आयतन की क्या कहलाएगा? पैकिंग फ्रैक्शन। यानी कि जो एरिया अपने को दिया गया था उस एरिया में कितना सामान आया हुआ है, इस चीज को रेशियो को अपन लोग क्या बोलेंगे? उसका पैकिंग फ्रैक्शन। आई बात समझ में? बोले सर हमारे तो फिर भी नहीं बैठ रही है ध्यान में। एक बार आप लोग बोर्ड पे देखिए मतलब क्या, इधर देखिए। जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का, ये देखिए। अब अगर इसमें अगर अपन घटक कण की बात करें तो वो कहां एग्जिस्ट करता है? आपका कॉर्नर्स पे, यही तो बोला है। तो अब आपको जो स्थान दिखाई दे रहा है वो क्या रहेगा? आपका खाली रहेगा। ये स्थान क्या रहेगा? खाली। या यूं मैं इधर बात कर लेता हूं, इसकी बात करूं तो ये स्थान क्या रहेगा? आपका खाली रहेगा। तो आप लोगों ने अगर किसी चीज को, क्योंकि अपन एटम आयन जो भी स्पीसीज होगी उसको अपन क्या मान के चलेंगे? स्फेरिकल मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? एक गोला मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? एक गोलाकार स्ट्रक्चर मान के चलेंगे। और ये अपने को पता है कि किसी भी बॉक्स में अगर आपको गोलों से उसको ऑक्यूपाई करते हो तो मान के चलिए कोई ना कोई स्थान क्या रहेगा? उसमें खाली रहेगा। तो दिए गए एरिया में कितना स्थान ऑक्यूपाई है, कितना स्थान भरा हुआ है, उस चीज को अपन लोग क्या बोलते हैं? उसका पैकिंग फ्रैक्शन। आई बात समझ में? अब देखिए संकुलन दक्षता को कैसे निकालते हैं, मतलब पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। अपन सीधी और सटीक बात करें, पॉइंट्स की ज्यादा लिखने पे जोर नहीं दे रहे हैं। अगर ये 6 बातें आप लोगों ने लिख दी तो एग्जामिनर अपने आप ही आप लोगों को ये 6 चीजें देखते हुए थ्योरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब चीजें सामने दिखाई देती हैं तो फिर थ्योरी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देखिएगा पैकिंग फ्रैक्शन अपन किस तरीके से निकालते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन मीन्स क्या है? संकुलन दक्षता। लिख देता हूं मैं आप लोगों का यहां पे, संकुलन दक्षता। मतलब संकुलन दक्षता का मतलब कुल आयतन, टोटल कुल आयतन कितना है और भरा हुआ भाग, मतलब ऑक्यूपाई पार्ट कितना है, भरा हुआ भाग। इस चीज को अपन लोग क्या मानते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन। एक बार आप लोग बोर्ड पे देखिए, पैकिंग फ्रैक्शन अपन बात करें भरा हुआ भाग अपॉन कुल आयतन। क्या है? कुल आयतन। जो छोटी छोटी चीजें मैंने आपको इनिशियल बताई थी वो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। कैसे? देखिए बोर्ड पे, ये वही है आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। आ रही बात समझ में आप लोगों के? अब देखिए यहां पे क्या है? घटक कण। यहां पे क्या है? घटक कण। ये भी क्या है? घटक कण। ये भी क्या है? कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। क्लियर है? एक बात आप लोगों को मैंने बताई थी कि अगर मैं इसके पूरे की बात करूं, एरिया की, अगर इसके आयतन की बात करूं तो क्यूब का आयतन क्या होता है? ए क्यूब। क्या होता है आप लोगों का? ए क्यूब। यानी कि भुजा का जो क्यूब होता है वो किसी भी क्यूब का क्या होता है? आयतन होता है। तो कुल आयतन क्या हो जाएगा? यहाँ पे अपन किसकी बात कर रहे हैं? पैकिंग फ्रैक्शन फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। संकुलन दक्षता पढ़ रहे हैं लेकिन किसकी पढ़ रहे हैं? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। तो देखिएगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की अगर आप लोग बात करोगे तो कुल आयतन क्या है आप लोगों का? ए क्यूब। कुल आयतन क्या है? ए क्यूब। बोले सर भरा हुआ भाग क्या है? भरा हुए भाग का आयतन। ठीक है, तो भरे हुए भाग का आयतन को जानने से पहले इसी में आप लोगों को एक पॉइंट मैं लिखवा चुका, प्रति एकक कोष्टिका परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, यानी कि जो एकक कोष्टिका है उसका कितना स्थान भरा हुआ है, उसमें कितनी चीजें हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका। किस तरीके से बताया था? मैंने कहा था कि अगर किसी चीज के कोने पे, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है? एक क्यूब है। क्या है? क्यूब है। थोड़ा सा अपने बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है वो केवल और केवल इस चीज का है कि अपनी क्लास है वो अभी क्या है? यूट्यूब पे अपनी जो क्लास है वो रिकॉर्डेड वीडियोज हैं। ठीक है, तो आप लोग इसमें थोड़ी सी अपना जो है मेहनत थोड़ा ज्यादा करें। जिस कमरे में आप लोग बैठे हैं उसको क्यूब माने, या ऐसे भी कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर जो आपको क्यूब जैसी लगती है वो अगर आपके पास में है तो फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस कोने में ये जो कोना है, ये कोना यहाँ पे क्या है? घटक कण। क्योंकि कोने पे घटक कण है तभी तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, यही तो परिभाषा है। पहली बात तो यही है। तो यहाँ अगर ये कोना है
और इसमें अगर कोई गोलाकार चीज अपनी रखी हुई है तो इसके पास में भी क्या होगा, ऐसा यूनिट सेल। इन दोनों के पास में भी क्या होगा, ऐसा यूनिट सेल। और इन चार के ऊपर भी क्या होगा, यूनिट सेल। तो इस कोने की बात करूं तो इस पे अगर कोई गोलाकार स्पीसीज रखी हुई है, क्योंकि अपन ने क्या कहा, चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे आयन हो, उस चीज को अपन लोग क्या मानेंगे, स्पेरिकल शेप मानेंगे। तो यहाँ पे अगर कोई गोलाकार चीज है तो वो इन 8 कमरों में क्या है, कॉमन। अगर इसको कमरा कहें तो अगर ये क्यूब है तो वो कितने क्यूब में कॉमन है, 8 क्यूब में। यानी कि एक तो ये क्यूब, एक इसके पास में, 2 इसके पास में और 4 ऊपर। आगे बात समझे। तो इसके मैं अगर इस तरीके से टुकड़ा कर दूं और मान लीजिए यहाँ पे गोलाकार क्या है, तरबूज है, तो उसका आधा पार्ट क्या आ गया, ऊपर के 4 कमरों में, आधा पार्ट कहाँ आ गया, नीचे के 4 कमरों में। अब जो नीचे के 4 कमरों में आ गया उसको मैंने 2 टुकड़े कर दिए। तो एक तरबूज का जो 1/4 है वो यहां आ गया और 1/4 यहां आ गया, 1/4 इधर आ गया और 1/4 इधर आ गया। अब जो इधर 1/4 आया उसको मैं उसके भी 2 टुकड़े कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, 1/8। ठीक है। तो अगर अपन इसके एक कोने से 1/8 तरबूज आ रहा है, आ रही मेरी बात समझ में, तो प्रत्येक कोने से क्या आएगा, 1/8 तरबूज आएगा। और इन 1/8 को 8 से आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो इस यूनिट सेल के लिए टोटल तरबूज कितना आएगा, 1 आएगा। और एक तरबूज को अपन लोगों ने क्या माना है, गोलाकार, यानी क्या माना है, गोला। और गोले का आयतन क्या होता है भैया, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। यानी कि यहाँ इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, तरबूज कितने हैं, 1 है तो 4/3 पाई आर क्यूब, 1 से मल्टीप्लाई, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई, जितने हैं उतने से मल्टीप्लाई। तो इधर देखिए यहाँ क्या आ गया आप लोगों का, 4/3 पाई आर क्यूब। आई बात समझ में। ये क्या है आप लोगों का, पैकिंग फ्रैक्शन। लेकिन यहां से काम नहीं चलने वाला। देखिएगा ये क्या है आपका ए, और यहां तो कुछ बैठ ही नहीं रहा, कुछ कटपिट भी नहीं रहा भाई। 4/3 है। पाई का मान अगर अपन रखें तो 3.14 रख लें। लेकिन आर का फिर ए का गेम कैसे होगा, क्योंकि अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद है तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का अपन लोग निकालते हैं तो बोर्ड पे देखिएगा ऊपर कितना निकल के आता है, 52.4% निकल के आता है। 52 पॉइंट। बोले सर ये कैसे कटेगा, कुछ बात बैठ नहीं रही है। कैसे घटेगा, वो ऐसे घटेगा कि आपको पता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में अगर मैं इसकी ये जो रेडियस है इसको मैं क्या बोल रहा हूं, आर, और यहां इसकी रेडियस को क्या बोल रहा हूं, आर, और ये टोटल लेंथ है वो क्या है, ए। यानी कि ए बराबर क्या है, 2r है कि नहीं है, ए बराबर 2r, जो कि मैं आप लोगों को डायग्राम के द्वारा बता चुका। तो ये ए और आर में जो संबंध है वो आप लोग यहां रखोगे। यहां देखिएगा अगर इस चीज की अपन लोग बात करें, इधर लिख रहा हूं मैं बोर्ड पे, ये क्या है आप लोगों का 4/3 पाई आर क्यूब। बताइए ए के स्थान पे क्या रख सकता हूं, 2r, और 2r का क्या करना है, क्यूब करना है। क्या करना है, क्यूब करना है। तो क्या निकल के आएगा, पैकिंग फ्रैक्शन। तो यहां पैकिंग फ्रैक्शन की अगर आप लोग बात करोगे तो ये क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, और 2 का क्यूब क्या होता है, 8, और r का क्या हो जाएगा, क्यूब। अब देखिए आर क्यूब से आर क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल। पाई की वैल्यू क्या है आप लोगों का, 3.14। ठीक है। इसकी वैल्यू को अगर आप लोग सोल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, जो है अगर इसको आप लोग सोल्व करते हो और पैकिंग फ्रैक्शन को अगर निकालते हो तो वो हमेशा किस में निकाला जाता है, परसेंटेज में। परसेंटेज में निकालने का मतलब इस चीज को अपन कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज में अगर अपने को निकालना है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। इसको भी मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 100 से। इसको मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 100 से। तो ये अपना आंसर निकल के आएगा 52.4%। ये पैकिंग फ्रैक्शन किसके लिए आया आप लोगों का, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। आई बात समझ में। कई बार क्या होता है कि ये जो 3.14 है ना, इसका मान नहीं देकर के सीधा पाई दे देता है। स्टूडेंट को याद रहता है 52.4, पाई देखते ही घबरा गए, अपना आंसर वहां सेलेक्ट नहीं होता है। आते आते क्वेश्चन क्या होता है, एग्जाम में अपन लोग छोड़ देते हैं। तो कई बार आप लोग इसको हर तरीके से देखिएगा। अगर 100 से वो मल्टीप्लाई नहीं करे तो क्या आ जाएगा आप लोगों का, 0.52। अगर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करे तो 0.52। अगर वो 100 से मल्टीप्लाई नहीं, 100 से तो मल्टीप्लाई कर दे लेकिन पाई से मल्टीप्लाई नहीं करे तो आंसर किस में आएगा, पाई में आएगा। तो तीनों तरीके से आप लोगों का आंसर आना चाहिए। ये केवल कैलकुलेशन बची हुई है जो आप लोग आगे मेंशन कर सकते हो अपने हिसाब से। ये किसका आ गया, पैकिंग फ्रैक्शन, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे के पॉइंट की अपन बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फ्यूज कर लीजिए, कुछ भी करके आप लोग इस चीज़ को उतार लीजिएगा, क्योंकि अपने पास में इन चीज़ों को अगर अपन रुक रुक के करेंगे तो क्लास में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अपनी।
ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर इस चीज़ को आप लोग फ्यूज कर लीजिएगा। फ्यूज वगैरह करके कैसे भी आप लोग वापस इसमें बैक आकर के इस चीज़ को मेंशन कर लेना। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के आज की अपनी ये जो क्लास हुई है उसमें अपना जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है वो अपना क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को यहाँ से क्या सीखनी है कि चाहे आप लोग कोई भी यूनिट सेल पढ़ो उसमें सबसे पहले आप लोग क्या पढ़ोगे, उसका डेफिनेशन यानी कि उसकी परिभाषा। दूसरी चीज क्या करोगे, उसका रिप्रेजेंटेशन। क्या है उसका रिप्रेजेंटेशन, यानी कि उसको किस तरीके से दर्शाया जाता है। तीसरी बात आप लोग क्या करोगे, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, यानी कि प्रति एकक कोशिका परमाणुओं की संख्या। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, सब कुछ समझा दिया है। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, आ गई बात समझ में। उसके बाद में आप लोग बात करोगे उसके कोऑर्डिनेशन नंबर की। किसकी बात करोगे आप लोग, उसके समन्वय संख्या की। उसके बाद में आप लोग किसकी बात करोगे, ए और आर में क्या संबंध है उसकी बात करोगे। उसके बाद में आप लोग किसकी बात करोगे, पैकिंग फ्रैक्शन की बात करोगे। तो ये कुल बातें कितनी हो गई आपकी, 1 2 3 4 5 और 6। और कोई बात होगी तो आपको बता दी जाएगी, लेकिन 6 बातें आप लोगों को यूनिट सेल के बारे में याद होने ही चाहिए। जल्दी से 1 मिनट में अपन इस पूरी चीज को रिवाइज करें तो डेफिनेशन क्या हो गई, ऐसा यूनिट सेल जिसमें घटक कण केवल कॉर्नर पे एग्जिस्ट करते हो। रिप्रेजेंटेशन आप लोगों का इस तरीके से, ये तुरंत ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये लो भैया, ठीक है। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल क्या आया था आप लोगों का, 1 कोने से 1/8, तो 8 कोनों से क्या आ गया था 1। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया था आप लोगों का 6। ए और आर में संबंध क्या होता है, ए बराबर 2r। पैकिंग फ्रैक्शन कितना आया था आप लोगों का 52.4%। ये तरीका होता है पढ़ने का, किसको, सॉलिड स्टेट में यूनिट सेल को। क्लियर है? तो आज की क्लास में आप लोगों ने जो पढ़ा वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल था। मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि आप लोग बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, अगला अपना जो टॉपिक रहेगा बीसीसी, इसी का ही सेकेंड जो यूनिट सेल है बीसीसी। मेरी आपको ये सलाह है कि 12th क्लास में आप लोगों का सॉलिड स्टेट सर ने आपको अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है, तो उन चीज़ों को आप लोग एक बार देखें और कोशिश ये करें कि क्या इस मैनर में अपन उन चीज़ों को क्लियर कर पा रहे हैं क्या। अगर कर पा रहे हैं तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग फिर ये बोलोगे कि सर वीडियो से इतना समय लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो कुछ अपन 5 क्लासों में पढ़ेंगे मात्र 10 मिनट में एक चार्ट बना करके लास्ट में निकल करके आएगा। अभी तो केवल समझने की बातें हैं, ठीक है। फिर ये सॉलिड स्टेट को किस तरीके से फिंगर्स पे अपन लोग याद करेंगे वो बात अपन आगे करेंगे, लेकिन कब, जब आप इन चीज़ों का लगातार क्या करोगे, रिवीजन। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स।